Hello everyone. Welcome to another lecture in which we are going to cover the chapter of chemical kinetics. Guys, in this chapter there are a few equations जिसको हमें memorize करना है and guys जो concepts हैं वो काफ़ी ज़्यादा interesting हैं. So let's begin with the first slide. So guys, in the first slide we are going to learn about rate of a chemical reaction. Guys, rate of a chemical reaction is defined as change in the concentration of reactants or products in unit time. इसका मतलब गाइस, अगर आप चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को टाइम से डिवाइड करोगे तो इससे आपको रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा. गाइस, आप रेट ऑफ रिएक्शन को टू डिफरेंट वेज में मेजर कर सकते हो. यू कैन मेजर द रेट ऑफ रिएक्शन either by measuring rate of decrease in concentration of reactant in unit time, or you can measure it as rate of increase in concentration of product in unit time. मतलब गाइस, आप रिएक्टेंट कितना कम हो रहा है इसको डिवाइड कर दो टाइम से, तो वो आपका आंसर हो सकता है रेट ऑफ रिएक्शन का. या फिर प्रोडक्ट कितना इंक्रीज हो रहा है इसको आप डिवाइड कर दो टाइम से, तो वो भी आपका रेट ऑफ रिएक्शन हो सकता है. Guys, the important thing to understand here is that rate of a chemical reaction is a positive quantity. Guys, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. So in conclusion, इस पूरे स्लाइड में हमने ये सीखा है that rate of a chemical reaction is equal to change in concentration of reactant or product divided by time. तो guys, कितना रिएक्टेंट कम हो रहा है डिवाइडेड बाय टाइम, आप एक तो ये कर सकते हो, या फिर कितना प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है डिवाइडेड बाय टाइम, आप वो कर सकते हो फॉर रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. विद दिस गाइस वी हैव फिनिश द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड. यस पीपल, नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. गाइस, लेट्स से you have a chemical reaction in which the reactant is A and the product is B. In that case, guys, the rate of the chemical reaction can be measured in two ways. The answer will either be minus delta A divided by delta T, or the answer could be plus delta B divided by delta T. देखो गाइस, आपका रिएक्टेंट जो होता है उसके आगे आपको माइनस साइन लगाना है. So therefore guys, the rate of the chemical reaction can either be minus delta A divided by delta T, or it can be plus delta B divided by delta T. तो guys, ये जो minus delta A divided by delta T है, ये हमें बताता है decrease in reactant divided by time. और guys, जो plus delta B divided by delta T है, ये हमें बताता है increase in product divided by time. Guys, as this time tends to 0, आपको इंस्टेंटेनियस रेट मिल जाएगा और उसका फॉर्मूला आप नीचे देख सकते हो. सो गाइस, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस डी ए डिवाइडेड बाई डी टी और प्लस डी बी डिवाइडेड बाई डी टी. तो गाइस, ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है. अगर आपको एवरेज रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन निकालना है तो आप ऊपर वाले फॉर्मूलास यूज करो, माइनस डेल्टा ए डिवाइडेड बाय डेल्टा टी और प्लस डेल्टा बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी. लेकिन गाइस, अगर आपको इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है तो आप डेरिवेटिव ले लो. गाइस, इन दैट केस आपको नीचे वाले फॉर्मूलास यूज करने हैं, माइनस डी ए डिवाइडेड बाय डी टी और प्लस डी बी डिवाइडेड बाय डी टी. तो गाइस, इस स्लाइड में भी हमने सेम चीज सीखी है. वी कैन मेजर द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन एज decrease in reactant divided by time, or we can measure it as increase in product divided by time. With this guys, we have completed this slide. Now let's move ahead to the next slide. Yes people, in this slide we are going to look at the rate of a chemical reaction in which more than one reactants are present and you get more than one product. तो गाइस, जब भी आपके पास मल्टीपल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हैं, आप रेट ऑफ रिएक्शन को कोई भी रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट को यूज करके निकाल सकते हो. लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जांपल. गाइस, आप यहां पे केमिकल रिएक्शन देख सकते हो, M1A प्लस M2B प्लस डॉट 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 गिव्स यू N1P प्लस N2Q
प्लस N3R डॉट 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 डॉट। तो गैस यहां पे हमारे पास काफी ज्यादा रिएक्टेंट्स हैं एंड वी ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स। तो ऐसे केस में गाइस रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ एनी रिएक्टेंट और एनी प्रोडक्ट। तो गाइस आपको बस दो रूल्स को फॉलो करना है। Whenever you are finding the rate of reaction with the help of a reactant, तो आपको माइनस साइन लगाना है बिकॉज द रिएक्टेंट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम इन द केमिकल रिएक्शन। गाइस मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं, जब भी आप रिएक्टेंट को यूज करके रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन निकालते हो तो आपको माइनस साइन का यूज करना है बिकॉज रिएक्टेंट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग इन द केमिकल रिएक्शन। दूसरा रूल गाइस ये है कि आपका जो भी कोएफिशिएंट होगा रिएक्टेंट का उसको आपको डिनोमिनेटर में लिखना है इन द आंसर फॉर द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। गाइस मैं आपको फिर से एक बार दोनों रूल समझा देता हूं। अगर आप रिएक्टेंट को यूज करोगे तो आपको माइनस साइन का यूज करना है। गाइस अगर आप प्रोडक्ट को यूज करोगे तो आपको प्लस साइन का यूज करना है। और गाइस सेकेंड रूल यह है कि जो भी आपका कोएफिशिएंट होगा ऑफ आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट उसको आपको डिनोमिनेटर में लिखना है इन द आंसर फॉर द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तो गाइस इसका आंसर आप यहां पे एक बार देख सकते हो। वी हैव रिटन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एज इक्वल टू -1/m1 dA/dt। अब देखो गाइस हमारा जो A है वो रिएक्टेंट है इस केमिकल रिएक्शन में। बिकॉज A इज अ रिएक्टेंट इसीलिए गाइस यहां पे माइनस साइन आता है। और गाइस हमारे A का कोएफिशिएंट है m1, तो आपको m1 को डिनोमिनेटर में लिखना है। देयरफॉर गाइस द फर्स्ट फॉर्मूला फॉर दिस रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज -1/m1 dA/dt। गाइस सेकेंड फॉर्मूला भी देख लेते हैं। गाइस अगर आप नोटिस करो B इज ऑल्सो अ रिएक्टेंट। अब क्योंकि B इज ऑल्सो अ रिएक्टेंट हम उसके आगे भी माइनस साइन लगा देंगे। ऑल्सो गाइस द कोएफिशिएंट ऑफ B इज m2, तो m2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो देयरफॉर गाइस द सेकेंड फॉर्मूला इज -1/m2 dB/dt। तो देखो गाइस A एंड B ये दोनों रिएक्टेंट हैं, इसीलिए गाइस आप dA/dt और dB/dt के आगे माइनस साइन लगाते हो। गाइस A और B का कोएफिशिएंट है m1 एंड m2 रिस्पेक्टिवली एंड इसीलिए आप डिनोमिनेटर में m1 और m2 लिखते हो इन द फॉर्मूला। अब गाइस प्रोडक्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं। द फर्स्ट प्रोडक्ट इज P। तो गाइस क्योंकि P एक प्रोडक्ट है इसीलिए उसके आगे आपको प्लस साइन लगाना है। सो देयरफॉर गाइस यू विल राइट प्लस dP/dt। लेकिन P का कोएफिशिएंट n1 है तो आपको वो डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा। देयरफॉर गाइस द थर्ड फॉर्मूला इज 1/n1 dP/dt। देखो यार हमारा dP/dt जो है उसके आगे माइनस साइन नहीं है बिकॉज P इज अ प्रोडक्ट। गाइस क्योंकि P एक प्रोडक्ट है इसीलिए dP/dt के आगे हम लोग प्लस साइन लगाते हैं एंड गाइस P का कोएफिशिएंट है n1 तो वो हमें डिनोमिनेटर में लिखना है। अब गाइस लास्ट फॉर्मूला भी ऑब्जर्व कर लेते हैं। अगर आप नोटिस करो Q इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट। अब गाइस बिकॉज Q इज अ प्रोडक्ट इसीलिए हम लिखेंगे प्लस dQ/dt एंड गाइस Q का कोएफिशिएंट है n2 तो आपको वो डिनोमिनेटर में लिखना है। सो देयरफॉर गाइस द लास्ट फॉर्मूला इज +1/n2 dQ/dt। तो गाइस आप इन चारों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करो आपका रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का आंसर आ जाएगा। सो गाइस इन कंक्लूजन इस पूरे स्लाइड में हमने ये सीखा है दैट अगर आप रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को रिएक्टेंट को यूज करके निकाल रहे हो तो आपको माइनस साइन यूज करना है एंड गाइस अगर आप रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को प्रोडक्ट को यूज करके निकाल रहे हो तो आपको प्लस साइन यूज करना है। और इसके अलावा गाइस हमने ये सीखा है दैट आपका जो भी कोएफिशिएंट होगा आइदर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट उसको आपको डिनोमिनेटर में लिखना है इन द फॉर्मूला ऑफ द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। With this guys we have completed this slide quite beautifully. Now let's move ahead to the next slide. Yes students, in this slide we are going to look at the graphical representation of the rate of a chemical reaction. Guys अगर आप इन दोनों ग्राफ्स को ऑब्जर्व करो you will realize that both of these graphs look exactly opposite of each other. यार इसका रीजन बहुत सिंपल है
The left graph represents change in concentration of reactants with time, and the right graph represents change in concentration of products with time. तो guys आप ऑब्जर्व कर सकते हो लेफ्ट ग्राफ में that as the time moves ahead, the concentration of the reactant keeps on decreasing. guys जैसे जैसे आपके रिएक्शन का टाइम आगे बढ़ेगा, आपका जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होता जाएगा. Therefore guys, in the left graph, the graph comes down with increase in time. On the other hand, अगर आप राइट वाले ग्राफ को ऑब्जर्व करो तो गाइस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स कीप्स ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम. गाइस अगर आप राइट हैंड वाले ग्राफ को देखो तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है आपका जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स है वो इंक्रीज होते जा रहा है. इसीलिए गाइस इन द राइट ग्राफ द ग्राफ गोज अपवर्ड्स विथ इंक्रीज इन टाइम. सो गाइस इन कंक्लूजन इस पूरे स्लाइड में हमने ये समझा है दैट एज टाइम मूव्स अहेड द ग्राफ ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विल कम डाउन एंड गाइस द ग्राफ ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स विल गो अप. इसका रीजन बहुत सिंपल है गाइस, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है आपके जो रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होते जाता है एंड गाइस आपके प्रोडक्ट्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाता है. With this guys we have understood this slide. Now let's move ahead to the next slide. Yes students, in this slide we are going to look at the different factors affecting rate of a chemical reaction. Guys the first of these factors is the nature of the reaction. Guys अगर आपके reactants ऐसे हो जिसमें ज़्यादा bond rearrangement की ज़रूरत नहीं है then in that case the reaction will be much faster. गाइस मैं आपको सिंपल एग्जांपल बता देता हूं. इफ आई गिव यू अ जॉब विच इज नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड देन इन दैट केस यू विल फिनिश द जॉब क्वाइट क्विकली. तो गाइस सिमिलरली अगर आपके केमिकल रिएक्शन में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इफ योर केमिकल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ बॉन्ड रीअरेंजमेंट, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि आपका केमिकल रिएक्शन काफी ज्यादा फास्ट खत्म हो जाएगा. Guys, the second factor affecting the rate of a chemical reaction is the concentration of the reactants. Guys, if you have large concentration of reactants, then in that case, the reaction will be much faster. देखो guys, अगर आपके पास reactants ज़्यादा हैं, then they will react with each other much quickly and therefore the rate of the chemical reaction will increase. Guys, the third factor is temperature. With increase in temperature, many molecules will be able to cross the energy barrier. Guys, क्या होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन को टेक प्लेस करने के लिए molecules have to cross an activation energy. Molecules have to cross an energy barrier. तो guys जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है ज्यादा मॉलिक्यूल्स उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करते हैं एंड देयरफॉर गाइस वी कैन से दैट द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विल इंक्रीज with increase in temperature. तो गाइस मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूं. We have seen three different factors affecting the rate of a chemical reaction. The first factor is nature of the reaction or the nature of the reactants. So guys, if the reactants do not involve a lot of bond rearrangement, इसका मतलब अगर आपके reactants का जो reaction है वो काफी simple है, then in that case the reaction will be quite fast. Guys, the second factor is concentration of reactants. Guys, if you have large concentration of reactants, then in that case, they will easily react with each other and therefore the rate of the chemical reaction will increase. And guys, the third factor is temperature. With increase in temperature, many molecules are able to cross the energy barrier and therefore with increase in temperature, the rate of the chemical reaction increases. Now let's move ahead to the next slide in which we will look at other factors affecting the rate of a chemical reaction. Yes people, in this slide we are going to look at three more factors affecting the rate of a chemical reaction. So guys, the first in this slide is the presence of a catalyst. Students, we have already learned this in 9th and 10th standard that when you have a catalyst, the reaction proceeds at a much faster rate. तो गैस कैटलिस्ट जो होते हैं दे डू नॉट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन. वो बस क्या करते हैं आपका जो एक्टिवेशन एनर्जी है
या फिर आपका जो एनर्जी बैरियर है उसको कम कर देते हैं. Therefore, guys, more molecules can cross the energy barrier and hence the rate of the chemical reaction will increase. Guys, the second factor in this slide is the surface area of reactants. Guys, if you have large surface area of reactants, then more reactants will react with each other and therefore the rate of the chemical reaction will increase. And guys, the third factor in this slide is the presence of light. Guys, light is a form of energy. So some chemical reactions cannot take place in the dark, but they occur when there is presence of light. इसका मतलब guys, light provides the activation energy necessary for the chemical reaction. Such reactions which take place in the presence of light are known as photochemical reactions. तो guys, इस पूरे स्लाइड में हमने ये देखा है that if you have a catalyst, then the rate of the chemical reaction increases. Guys, आप इस पॉइंट को ध्यान में रखना that catalysts actually do not take part in the chemical reaction. हमारे जो catalyst होते हैं they only reduce the activation energy. Guys, हमारे जो catalyst होते हैं they only reduce the energy barrier and therefore more molecules can cross the energy barrier and hence the rate of the chemical reaction increases. Guys, we have also learned in this slide that when you have more surface area of reactants, then in that case, more reactants will react with each other and hence the rate of the chemical reaction will increase. And guys, the third point that we have learned in this slide is that when you have presence of light, then in that case as well, the rate of the chemical reaction increases. With this, guys, we have completed this slide. Now let's move ahead to the next slide. Yes, people. In this slide, we are going to learn about the rate law. Guys, rate law is an equation which relates the rate of a chemical reaction with the concentration of the reactants. तो guys, आप यहाँ पे chemical reaction देख सकते हो. AA plus BB gives you CC plus DD. गाइस, यहां पे हमारे जो रिएक्टेंट्स हैं दे आर कैपिटल ए एंड कैपिटल बी. अब गाइस, रेट लॉ का इक्वेशन आप नीचे बॉक्स में देख सकते हो. रेट लॉ इक्वेशन इज गिवन एज रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर वाई. गाइस, ये जो एक्स एंड वाई की वैल्यू है इसको हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करते हैं. गाइस, आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को देख के ये नहीं बता सकते कि एक्स एंड वाई की वैल्यू क्या होगी. यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई एक्सपेरिमेंटली. सो गाइस, रेट लॉ बहुत सिंपल इक्वेशन है. रेट लॉ इज द इक्वेशन गिवन इन द बॉक्स. सो गाइस, रेट लॉ हमें ये बताता है दैट रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर वाई. गाइस, अगर आप नोटिस करो यहां पे कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर द रिएक्टेंट्स. तो इसका मतलब आप रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन को कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के साथ रिलेट कर सकते हो. गाइस, इसी रिलेशन को हम लोग बोलते हैं रेट लॉ. गाइस, वन लास्ट पॉइंट विच आई वुड लाइक टू टेल यू अगेन इज दैट एक्स एंड वाई की वैल्यू इज फाउंड आउट एक्सपेरिमेंटली. सो गाइस, इन कंक्लूजन वी कैन से दैट रेट लॉ इज एन इक्वेशन. It tells us that rate of a chemical reaction is directly proportional to concentration of A to the power X into concentration of B to the power Y. आप नोटिस करना गाइस, कैपिटल A and कैपिटल B are the reactants and guys, X and Y are found out experimentally. With this guys, we have understood the rate law. Now let's move ahead to the next slide. Yes people. In this slide, we are going to continue with the rate law. Guys, in the last slide, we had learned that rate of a chemical reaction is directly proportional to concentration of A to the power X into concentration of B to the power Y. अब guys, अगर आप proportionality साइन हटा दोगे तो आपको यहाँ पे इक्वेशन मिलेगा जिसको आप फर्स्ट लाइन में देख सकते हो. So rate of the chemical reaction is equal to K into concentration of A to the power X into concentration of B to the power Y. गाइस, यहां पे जो K है उसको हम लोग बोलते हैं रेट कांस्टेंट.
Now guys, we already know that rate of the chemical reaction is minus of change in concentration of reactants divided by time. तो गाइस आप सेकेंड लाइन में देख सकते हो दैट हमने लेफ्ट हैंड साइड में रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन के जगह लिख दिया है माइनस ऑफ डी आर बाई डी टी। इसका मतलब यह है गाइस कि हम लोग ये मेजर कर रहे हैं कि कितना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम हो रहा है डिवाइडेड बाय टाइम। सो गाइस, इन दिस स्लाइड वी हैव लर्नड दैट द रेट लॉ कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन अ डिफरेंट फॉर्मेट। गाइस इसको आप सेकेंड लाइन में देख सकते हो, माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर वाई। गाइस इस इक्वेशन में K is the rate constant, A and B are the reactants, X and Y are found out experimentally, and guys, minus dr by dt is the change in concentration of reactants divided by time. Guys, इस equation को हम लोग differential rate equation भी बोलते हैं. So guys, in conclusion, we can say that the rate of a chemical reaction is directly proportional to concentration of reactants. हमारे रिएक्टेंट्स हैं ए एंड बी एंड देयरफॉर गाइस वी आर राइटिंग रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन एज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर वाई। अब गाइस हमें और एक चीज करनी है यहां पे बस कि आप रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन के जगह लिख सकते हो माइनस डी आर बाई डी टी। विद दिस गाइस वी हैव अंडरस्टूड द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड। Yes students, in this slide we are going to look at the rate constant. Guys, जैसा मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था, the rate of the chemical reaction is directly proportional to concentration of reactants. अब guys जब आप proportionality sign को निकालते हो then you get a rate constant which is K. अब guys आप K को कैसे define कर सकते हो? Guys, if you take the concentration of the reactants as 1, then in that case rate constant is the rate of the chemical reaction. Guys आप यहां देख सकते हो that if we take A equal to B equal to 1, then in that case आपका जो equation है वो simply हो जाएगा rate of the chemical reaction as equal to K. So guys, rate constant is defined as the rate of the chemical reaction when all the reactants are taken as unity. इसका मतलब गाइस अगर आप रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन 1 ले लोगे तो आपका रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इक्वल टू के हो जाएगा। देखो लास्ट स्लाइड में हमने एक इक्वेशन देखा था, रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर वाई। गाइस अगर आप उस इक्वेशन में ए और बी की वैल्यू को 1 सब्सटीट्यूट कर दोगे तो आपको सिंपली इक्वेशन मिल जाएगा रेट इज इक्वल टू के। इसका मतलब गाइस हमारा जो के है दैट मीन्स हमारा जो रेट कांस्टेंट है इट इज नथिंग बट द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन व्हेन यू टेक द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स एज 1। इसी के साथ गाइस हमने रेट कांस्टेंट का टेक्निकल डेफिनेशन देख लिया है। नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस स्टूडेंट्स, in this slide we are going to look at some of the characteristics of our rate constant. Guys, our rate constant K is different for different reactions. Guys, obviously हमारे अलग अलग chemical reactions का जो rate होगा वो अलग अलग होगा and therefore we can say that the value of K is different for different chemical reactions. अब guys हमारा जो ये rate constant K है it depends on temperature. That means guys, if you increase the temperature, then the value of the rate constant K also increases. Now guys, if the value of the rate constant K increases, that means that your reaction will become more fast. तो guys हम ऐसा बोल सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेट कांस्टेंट K की वैल्यू बढ़ जाती है and guys if the value of the rate constant increases, then the reaction becomes more fast. अब गाइस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है दैट द वैल्यू ऑफ द रेट कांस्टेंट के डज नॉट डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो गाइस हमारा जो रेट कांस्टेंट के है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है पर वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड नहीं करता।
In conclusion, guys, in this slide we have understood that rate constant is different for different chemical reactions. The value of the rate constant increases with increase in temperature. And guys, more the value of the rate constant, more fast will be the reaction. And guys, the last important point, rate constant K does not depend on the concentration of the reactants. With this, guys, we have completed this slide as well. Now let's move ahead to the next slide. Yes, students. In this slide, we are going to look at the order of a chemical reaction. Guys, हम लोगों ने रेट लॉ का इक्वेशन देखा है एंड दैट इक्वेशन इज रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर X इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर Y. अब गैस ये जो हमारे रेट लॉ का इक्वेशन है, इसमें जो हमारे A एंड B का पावर है, अगर आप उसको ऐड कर दो, दैट मीन्स गाइस इफ यू ऐड X एंड Y, दिस विल गिव यू द ऑर्डर ऑफ द केमिकल रिएक्शन. गाइस यहां पे उन लोगों ने X एंड Y के जगह पे अल्फा एंड बीटा यूज किया है. सो गाइस आप यहां देख सकते हो दैट रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर अल्फा इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर बीटा. अब गाइस अगर आप इन दोनों पावर्स को ऐड कर दो, दैट मीन्स इफ यू डू अल्फा प्लस बीटा, दिस विल गिव यू द ऑर्डर ऑफ द केमिकल रिएक्शन. गाइस अल्फा इज नोन एज order of the chemical reaction with respect to A and beta is known as order of the chemical reaction with respect to B. लेकिन guys overall order of the chemical reaction होगा अल्फा प्लस बीटा. तो guys मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं, आप यहां देख सकते हो that we have written the rate law वाला equation. Guys the equation of the rate law is rate of the chemical reaction is equal to K into concentration of A to the power alpha into concentration of B to the power beta. अब गाइस ये जो दोनों पावर्स हैं अल्फा एंड बीटा, अगर आप इन दोनों को ऐड कर दो, दैट मीन्स गाइस इफ यू डू अल्फा प्लस बीटा, दिस विल गिव यू द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन. गाइस अल्फा को हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द केमिकल रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू A एंड बीटा इज ऑर्डर ऑफ द केमिकल रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू B. But guys जो overall order होगा of this chemical reaction, it will be alpha plus beta. So guys with this we have understood the definition of order of a chemical reaction. Now let's move ahead to the next slide. Yes students, in this slide we are going to look at some of the characteristics of the order of a chemical reaction. Guys हमने last slide में देखा है that alpha plus beta is known as the order of the chemical reaction. गाइस ये जो अल्फा एंड बीटा के वैल्यूज हैं इसको हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करते हैं एंड देयरफॉर वी कैन से दैट अल्फा प्लस बीटा, दैट मींस द ऑर्डर ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज फाउंड आउट एक्सपेरिमेंटली. अब गाइस दिस ऑर्डर ऑफ द केमिकल रिएक्शन कैन बी जीरो, इट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव एंड गाइस इट कैन ऑल्सो बी अ फ्रैक्शन. तो गाइस ऑर्डर ऑफ द केमिकल रिएक्शन कोई भी नंबर हो सकता है. बट गाइस एक सिंपल ऑब्जर्वेशन भी है दैट रिएक्शंस ऑफ हायर ऑर्डर, दैट मीन्स रिएक्शंस ऑफ ऑर्डर मोर देन 3 आर वेरी रेयर. गाइस बहुत कम केमिकल रिएक्शंस है दुनिया में जिसका ऑर्डर इज मोर देन 3. इसीलिए गाइस एग्जाम में भी जो आपके क्वेश्चंस आते हैं दे आर यूजुअली बेस्ड ऑन 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर. अब गाइस इसके अलावा देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट द ऑर्डर ऑफ द केमिकल रिएक्शन is determined by the slowest step in the mechanism. गाइस अगर आपका केमिकल रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में हो रहा है तो उन मल्टीपल स्टेप्स में से जो स्लोएस्ट स्टेप होगा उस स्टेप के हिसाब से ऑर्डर ऑफ द केमिकल रिएक्शन डिसाइड होता है. सो गाइस इन कंक्लूजन इस पूरे स्लाइड में हमने ये देखा है दैट ऑर्डर ऑफ द केमिकल रिएक्शन कैन बी जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव और अ फ्रैक्शन. And guys this value is found out experimentally. And guys इसके अलावा हमने ये भी देखा है that order of the chemical reaction depends on the slowest step in the mechanism of the chemical reaction. So guys with this we have completed this slide. Now let's move ahead to the next slide. Yes students, in this slide we are going to look at the definition of the molecularity of a chemical reaction.
गाइस काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। यार देखो, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। द ऑर्डर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज फाउंड आउट एक्सपेरिमेंटली, ये मैंने आपको लास्ट स्लाइड में भी बताया था। लेकिन गाइस द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी इजीली फाउंड आउट जस्ट बाय लुकिंग एट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो गाइस अगर आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको अगर आप ऐड कर दो तो उसी को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं। गाइस अगर आपके पास किसी केमिकल रिएक्शन का बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे रिएक्टेंट्स के जो कोएफिशिएंट्स होंगे, अगर आप बस रिएक्टेंट्स के कोएफिशिएंट्स को ऐड कर दो तो उसी को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अब गाइस इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ये समझना जरूरी है दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। आइदर द केमिकल रिएक्शन कैन बी एलिमेंट्री और इट कैन बी कॉम्प्लेक्स। तो गाइस एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शंस वो होते हैं इन विच देयर इज ओनली वन स्टेप इन्वॉल्व्ड इन द केमिकल रिएक्शन। अब guys, if there are multiple steps involved in the chemical reaction, then such reactions are known as complex reactions. तो guys, complex reactions के लिए आप molecularity find out नहीं कर सकते। guys, अगर आपका chemical reaction multiple steps में हो रहा है तो उसको हम लोग complex reaction बोलते हैं and complex reaction का molecularity find out नहीं कर सकते। guys, elementary reactions का आप molecularity find out कर सकते हो। Elementary reactions are reactions which take place only in one step. तो guys अगर कोई elementary chemical reaction है और उसका अगर आपको balanced chemical equation पता है तो guys molecularity निकालना बहुत आसान है। So guys elementary chemical reaction को देख के या फिर elementary balanced chemical reaction को देख के आप molecularity find out कर सकते हो। गाइज आपको बस रिएक्टेंट्स के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको ऐड करना है एंड दैट विल गिव यू द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। सो गाइज ऑर्डर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज फाउंड आउट एक्सपेरिमेंटली एंड गाइज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज फाउंड आउट बाय लुकिंग एट द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। लेकिन गाइस आपको ये चीज ध्यान में रखनी है दैट मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन ओनली बी फाउंड आउट फॉर एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शंस। With this guys we have completed the definition of molecularity. Now let's move ahead to the next slide. Yes students, in this slide we are going to look at the difference between the order and the molecularity of a chemical reaction. Let's start with the first point. Guys, the order of a chemical reaction can be 0 or it can also be a fraction. लेकिन guys on the other hand molecularity of a chemical reaction can never be 0 or a fraction. Guys देखो, molecularity is just the addition of numbers on the left hand side in the balanced chemical reaction. तो गाइस आपका जो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है उसमें आप लेफ्ट हैंड साइड में अगर नंबर्स को ऐड करोगे तो उसी को हम लोग मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं। सो इसीलिए गाइस मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन नेवर बी 0 और इट कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन। गाइस द सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज दैट द ऑर्डर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज फाउंड आउट एक्सपेरिमेंटली। ये पॉइंट मैं आपको अभी काफी बार बता चुका हूं। ऑन द अदर हैंड गाइस molecularity of a chemical reaction is found out by simply adding the number of molecules or the number of reactants in the balanced chemical equation. Guys, the third point of difference is that order of a chemical reaction is applicable to both elementary as well as complex reactions. On the other hand, guys, the molecularity of a chemical reaction is only applicable to elementary reactions. इसको हमने लास्ट स्लाइड में देखा है। सो गाइज इन समरी इन दिस एंटायर स्लाइड वी हैव अंडरस्टूड दैट ऑर्डर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी 0 और इट कैन ऑल्सो बी अ फ्रैक्शन। ऑन द अदर हैंड गाइज मॉलिक्यूलरिटी 0 या फिर फ्रैक्शन नहीं हो सकता। गाइज ऑर्डर ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज फाउंड आउट एक्सपेरिमेंटली एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज फाउंड आउट बाय सिंपली एडिंग द नंबर्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. And guys, finally, order of the chemical reaction is applicable to both elementary as well as complex reactions.
but guys, molecularity is only applicable to elementary reactions. With this, guys, we have completed this slide. Now let's move ahead to the next slide, in which we will look at more differences between order and molecularity. Yes, students, the fourth and fifth point of difference between order and molecularity can be observed in this slide. Guys, जो फोर्थ पॉइंट है उसको हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है. इन दिस फोर्थ पॉइंट दे हैव मेंशन्ड दैट द ऑर्डर ऑफ द केमिकल रिएक्शन कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. गाइस, हमने ये ऑलरेडी देख लिया है दैट ऑर्डर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज फाउंड आउट एक्सपेरिमेंटली. एंड गाइस, जो मॉलिक्यूलैरिटी है इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय जस्ट लुकिंग एट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. सो दिस वाज द फोर्थ पॉइंट. Guys, the fifth point of difference is that the order of a chemical reaction can change when you use one reactant in large excess. Guys, अगर आप कोई एक particular reactant को ज़्यादा quantity में ले लोगे तो आपका order of the chemical reaction change हो सकता है. लेकिन guys, your molecularity of the chemical reaction will not change because molecularity only depends on the balanced chemical equation. सो गाइस, इन कंक्लूजन इस पूरे स्लाइड में हमने ये समझा है दैट ऑर्डर ऑफ द केमिकल रिएक्शन कैन नॉट बी फाउंड आउट बाय लुकिंग एट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, वेयर एज मॉलिक्यूलैरिटी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. एंड गाइस, वी हैव ऑल्सो सीन दैट ऑर्डर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन चेंज इफ यू यूज एनी रिएक्टेंट इन लार्ज क्वांटिटी. ऑन द अदर हैंड गाइस, हमारा जो मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन है वो चेंज नहीं होता. So guys, with this we have completed all the differences between order and molecularity of a chemical reaction. Now let's move ahead to the next slide. Yes people, now we are going to start the most important part of this chapter, and this is zero order reaction. Guys, we are going to understand the equation for the zero order reaction. So guys, rate law का equation होता है K into concentration of reactants to some power. Guys, zero order reaction का मतलब ये है that the power of the concentration of the reactants is zero. Guys, इसको आप फर्स्ट स्टेप में देख सकते हो. फर्स्ट स्टेप में लिखा है that rate is equal to K into concentration of X to the power 0. Guys, यहां पे हमारा केमिकल रिएक्शन है X gives you Y. इसका मतलब guys, X is the reactant and Y is the product. So guys, rate of this chemical reaction will be equal to K into concentration of X to some power. Guys, अगर आपका ये पावर 0 हो जाता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन. सो गाइस, आप फर्स्ट स्टेप में देख सकते हो रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन हैज बीन रिटन एज इक्वल टू K into concentration of X to the power 0. गाइस, ये जो पावर की वैल्यू है ये हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करते हैं. मैंने आपको अभी काफी बार बता दिया है दैट ऑर्डर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज फाउंड आउट एक्सपेरिमेंटली. सो गाइस, अगर आपने एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया और किसी केमिकल रिएक्शन के लिए ये पावर की वैल्यू 0 आ रही है तो गाइस ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन. अब गाइस, हमें ऑलरेडी पता है दैट रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन कैन ऑल्सो बी रिटन एज माइनस ऑफ dx अपॉन dt. गाइस, माइनस साइन इसीलिए है क्योंकि आप रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन को रिएक्टेंट के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहे हो. गाइस, मैंने आपको ऑलरेडी ये स्टार्टिंग में बता दिया है दैट व्हेनेवर यू रिप्रेजेंट द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स तो आपको माइनस साइन यूज करना है. सो गाइस, माइनस dx अपॉन dt का मतलब ये होता है दैट हाउ मच रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग डिवाइडेड बाय टाइम. सो गाइस, हमें यहां पे एक इक्वेशन मिल चुका है माइनस dx अपॉन dt इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X टू द पावर 0. अब गाइस, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, तो इसीलिए गाइस आप x रेज टू 0 को इग्नोर कर सकते हो एंड द इक्वेशन दैट यू आर लेफ्ट विथ इज माइनस dx अपॉन dt इज इक्वल टू K. अब गाइस, आप dt को राइट साइड में ले लो and once you do integration, guys, you will get the final answer as x is equal to x0 minus kt. गाइस, इसको आप लास्ट सेकेंड लाइन में नीचे से देख सकते हो.
गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अगर आपने एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन देख लिया विच इज ऑफ जीरो ऑर्डर, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन दैट शुड कम इन योर माइंड। गाइस द इक्वेशन इज concentration of x is equal to concentration x0 minus kt। गाइस आपको ये फॉर्मूला याद करना है, x is equal to x0 minus kt, जो आप नीचे देख सकते हो। गाइस x0 is the original concentration of x। So guys, whenever you see a question of zero order reaction, आपके माइंड में ये फॉर्मूला सबसे पहले आना चाहिए, concentration of x is equal to x0 minus kt। x0 होगा ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x एंड गाइस k इज द रेट कांस्टेंट एंड t इज टाइम। सो गाइस इन कंक्लूजन इस पूरे स्लाइड में हमने ये सीखा है दैट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन द रेट लॉ इक्वेशन बिकम्स रेट इज इक्वल टू k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x टू द पावर जीरो। गाइस ये जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x का पावर है वही हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। सो गाइस अगर आपके कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x का पावर जीरो हो गया तो उसी को हम लोग बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सो गाइस फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट लॉ विल बिकम रेट इज इक्वल टू k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x टू द पावर जीरो। अब गाइस हम रेट को माइनस dx अपॉन dt भी लिख सकते हैं एंड गाइस x रेज टू जीरो विल बिकम 1। अब गाइस उसके बाद आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन मिल जाएगा। दिस इज नोन एज द मास्टर इक्वेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड गाइस दिस इक्वेशन इज एट द बॉटम। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन x0 माइनस kt। आपको बस ये ध्यान में रखना है दैट जीरो ऑर्डर रिएक्शन आ गया तो हमें फॉर्मूला यूज करना है x इज इक्वल टू x0 माइनस kt। और गाइस इसमें x0 होता है ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x, k होता है रेट कांस्टेंट एंड t इज टाइम। विद दिस गाइस वी हैव कंप्लीटेड दिस स्लाइड क्वाइट ब्यूटिफुली। नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस पीपल, इन दिस स्लाइड वी आर गोइंग टू लुक एट द फॉर्मूला फॉर द हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। गाइस देखो लास्ट स्लाइड में हमने समझा है दैट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन द मास्टर इक्वेशन इज x इज इक्वल टू x0 माइनस kt। अब गाइस ये जो हमारा मास्टर इक्वेशन है x इज इक्वल टू x0 माइनस kt, इसमें आप अगर x की वैल्यू x0 अपॉन 2 सब्सटीट्यूट कर दोगे तो इससे आपको हाफ लाइफ मिलता है। गाइस मैं आपको फिर से बता देता हूं कि ये हाफ लाइफ क्या होता है। गाइस हाफ लाइफ इज द टाइम टेकन फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू रिड्यूस बाय हाफ। तो गाइस हमारा मास्टर इक्वेशन है x इज इक्वल टू x0 माइनस kt। इस मास्टर इक्वेशन में आप x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो x0 अपॉन 2 एंड गाइस इससे आपको जो टाइम का वैल्यू मिलेगा दैट वैल्यू ऑफ टाइम इज नोन एज हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। गाइस ये फॉर्मूला आप यहां नीचे राइट हैंड बॉटम कॉर्नर में देख सकते हो। सो द हाफ लाइफ टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू x0 अपॉन 2k। गाइस ये फॉर्मूला हमें मेमोराइज करना है। सो गाइस देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यू नीड टू रिमेंबर टू थिंग्स। द फर्स्ट इज द मास्टर इक्वेशन। तो मास्टर इक्वेशन है x इज इक्वल टू x0 माइनस kt एंड गाइस द सेकेंड इज द फॉर्मूला फॉर हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला आएगा t हाफ इज इक्वल टू x0 अपॉन 2k। गाइस अगर बाय चांस आप हाफ लाइफ का फॉर्मूला एग्जाम में भूल गए तो आप उसको एग्जाम में ऑन द स्पॉट प्रूफ कर सकते हो बाय यूजिंग द मास्टर इक्वेशन। सो गाइस द मास्टर इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर इज x इज इक्वल टू x0 माइनस kt। गाइस अगर आप x के जगह पे x0 अपॉन 2 सब्सटीट्यूट करोगे तो उससे आपका जो t का वैल्यू आएगा उसी को हम लोग हाफ लाइफ बोलते हैं। एंड गाइस दिस फॉर्मूला फॉर हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर इज इक्वल टू x0 upon 2k. So guys with this we have understood this slide completely. Now let's move ahead to the next slide. Yes students, in this slide you are going to look at three important graphs for zero order reaction. Let's start with the first graph at the top left hand corner. Guys in this graph you have concentration of the reactant on the y axis and you have time on the x axis.
So guys, this graph kind of represents the master equation x is equal to x0 minus kt. तो guys, ये जो टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में फर्स्ट ग्राफ है, इट इज एक्चुअली द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x इज इक्वल टू x0 माइनस kt. गाइस, आप यहां देख सकते हो कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है, योर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x डिक्रीजेस इन अ लीनियर मैनर. लीनियर मैनर का मतलब यह है गाइस कि ये ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज कमिंग डाउन. तो गाइस, मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं. टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में जो ग्राफ है, इट काइंड ऑफ रिप्रेजेंट्स द मास्टर इक्वेशन x इज इक्वल टू x0 माइनस kt. अब गाइस, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है, आपके x की वैल्यू कम होते जाती है एंड दिस डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ x इज इन अ लीनियर मैनर. इसका मतलब गाइस, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी जो नीचे की तरफ जा रही है एज टाइम इंक्रीजेस. नाउ गाइस, लेट्स लुक एट द सेकेंड ग्राफ which is at the top right corner. Guys, in this graph, you have rate of the reaction on the y-axis and you have concentration of the reactant on the x-axis. अब देखो guys, this is a zero order reaction का graph. So guys, in zero order reaction, हमारा जो rate law होता है, it is given as rate is equal to k into concentration of x to the power 0. गाइस, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हमारा रेट लॉ का इक्वेशन आता है रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 0. गाइस, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1. इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं दैट रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विल रिमेन द सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. गाइस, अगर आप इस सेकेंड ग्राफ को ऑब्जर्व करो एट द टॉप राइट हैंड कॉर्नर, यहां पे आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई देगा. कैसे हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब यह है कि रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन चेंज नहीं होता इवन दो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज चेंजिंग. गाइस, हमारे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का जो पावर है वो 0 होता है इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन. इसीलिए गाइस, अगर आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज हो रहा है तो भी आपका रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन चेंज नहीं होता. So guys, in this second graph, we can see a horizontal line which tells us that the rate of the chemical reaction in zero order reaction remains the same even though the concentration of X, that means the concentration of the reactant will change. अब guys, हम लोग थर्ड एंड फाइनल ग्राफ ऑब्जर्व करते हैं at the left bottom corner. So guys, in this graph, we have half life on y-axis and we have original concentration x0 or r0 on x-axis. So guys, half life का फॉर्मूला आप याद करो. For zero order reaction, half life formula is x0 upon 2k. इसका मतलब guys, अगर आप x0 की वैल्यू इंक्रीज कर दो तो हाफ लाइफ की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी. And therefore guys, you can see a straight line graph which is going upwards. तो गैस, जैसे जैसे आप R0 या फिर X0 की वैल्यू इंक्रीज करोगे, आपके हाफ लाइफ की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी और इसको आप काफी इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो इन दिस थर्ड एंड फाइनल ग्राफ. सो गैस, इन कंक्लूजन, इस पूरे स्लाइड में हमने ये सीखा है दैट एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट चेंजेस, एज द वैल्यू ऑफ X चेंजेस, द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन डज नॉट चेंज इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन. गाइस, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. गाइस, जैसे जैसे आपके कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की वैल्यू चेंज होती है, आपका रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन चेंज नहीं होता इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन. गाइस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने सीखी थी इस पूरे स्लाइड में. अपार्ट फ्रॉम दिस, वी हैव ऑल्सो अगेन अंडरस्टूड द मास्टर इक्वेशन x इज इक्वल टू x0 माइनस kt. And guys, we have also again understood the formula for half-life. So the formula for half-life is x0 upon 2k. So guys, हम ऐसा बोल सकते हैं that you have to remember 3 points for zero order reaction. Point number 1 is the master equation x is equal to x0 minus kt. Point number 2 is the formula of half-life. So half-life, that is t half, is equal to x0 upon 2k. And guys, point number 3 ये है that as the concentration of the reactant changes, the rate of the chemical reaction does not change in zero order reaction.
इसका मतलब गाइस जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज होती है आपका रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन चेंज नहीं होता इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन. With this, guys, we have done this slide completely. Now let's move ahead to the next slide. Yes, students. In this slide, we are going to look at first order reaction. Guys, first order reaction is a reaction in which the rate of the chemical reaction will be directly proportional to the concentration of X to the power 1. Guys, देखो हमारा जो रेट लॉ होता है इट इज गिवन एज रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X टू सम पावर. गाइस अगर आपके इस पावर की वैल्यू 1 आती है तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. गाइस इसको आप सेकेंड स्टेप में देख सकते हो. सो गाइस आर केमिकल रिएक्शन इज X गिव्स Y. इसका मतलब हमारा रिएक्टेंट X है एंड प्रोडक्ट इज Y. तो गाइस सेकेंड स्टेप में आप देख सकते हो दैट रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X टू द पावर 1. अब गाइस हमें ऑलरेडी पता है कि हम लोग रेट के जगह पे लिख सकते हैं माइनस dx अपॉन dt. गाइस हम माइनस साइन इसीलिए लिखते हैं बिकॉज यहां पे आप रेट को रिएक्टेंट के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहे हो. तो गाइस जब भी आप रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को रिएक्टेंट के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हो तो माइनस साइन आ जाता है. एंड गाइस यहां पे हमने लिखा है रेट के जगह पे माइनस dx अपॉन dt. इसका मतलब गाइस ये है कि कितना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X डिक्रीज हो रहा है डिवाइडेड बाय टाइम. अब गाइस आपको यहां पे एक केमिकल इक्वेशन मिला है माइनस dx अपॉन dt इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X टू द पावर 1. अब गाइस आप dt को राइट साइड में ले लो एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X को लेफ्ट साइड में डिनोमिनेटर में ले लो. एंड गाइस आफ्टर दैट व्हेन यू डू इंटीग्रेशन आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मास्टर इक्वेशन मिल जाएगा. Guys, this master equation for first order reaction can be seen at the extreme bottom and this equation is K is equal to 2.303 upon T log of x0 upon x to the base 10. Guys, मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X टू द पावर 1. गाइस ये जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X है उसका पावर 1 है इसीलिए हम इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. अब गाइस रेट के जगह आप लिख सकते हो माइनस dx अपॉन dt. तो आपको इक्वेशन मिलेगा माइनस dx अपॉन dt इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X टू द पावर 1. अब गाइस अगर आप इसको सॉल्व करोगे बाय इंटीग्रेशन यू विल गेट अ मास्टर इक्वेशन एट द बॉटम. गाइस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको ये मास्टर इक्वेशन याद करना है. K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग ऑफ x0 अपॉन x टू द बेस 10. तो गाइस जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए मास्टर इक्वेशन था x इज इक्वल टू x0 माइनस kt. एंड गाइस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए मास्टर इक्वेशन है K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log ऑफ x0 अपॉन x to the base 10. With this guys we have completed this slide. Now let's move ahead to the next slide. Yes people, in this slide we are going to look at the half-life for first order reaction. Guys हमने first order reaction के लिए master equation already memorize कर लिया है and the equation is K is equal to 2.303 upon T log of x0 upon x to the base 10. अब गाइस अगर आप इस मास्टर इक्वेशन में x के जगह पे x0 अपॉन 2 सब्सटीट्यूट करोगे तो इससे आपको हाफ लाइफ का वैल्यू मिल जाएगा. गाइस जैसा मैंने आपको जीरो ऑर्डर के हाफ लाइफ के लिए समझाया था, हाफ लाइफ इज द टाइम टेकन फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू रिड्यूस बाय हाफ. इसका मतलब गाइस जब आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट x0/2 हो जाएगा तो उस टाइम को हम लोग बोलते हैं हाफ लाइफ. तो गाइस आप यहां देख सकते हो कि मास्टर इक्वेशन लिखा हुआ है K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग ऑफ x0 अपॉन x. एंड गाइस यहां पे इन लोगों ने x के जगह लिखा है x0 अपॉन 2. सो गाइस व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट द फॉर्मूला फॉर हाफ लाइफ. और गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. द फॉर्मूला फॉर हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K.
सो गाइस इन कंक्लूजन हम ऐसा बोल सकते हैं दैट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है x0/2k एंड गाइस फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है 0.693/k. With this guys we have completed this slide as well. Now let's move ahead to the next slide. Yes people, in this slide we are going to look at four graphs for the first order reaction. Let's start with the first graph at the top left hand corner. Guys, in this first graph you have rate of the chemical reaction on the y-axis and the concentration of the reactant on the x-axis. अब guys क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो हमारे रेट लॉ का इक्वेशन बनेगा रेट इज इक्वल टू k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x टू द पावर 1. अब गाइस हम ऐसा बोल सकते हैं दैट रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज काइंड ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x टू द पावर 1. अब गाइस क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x टू द पावर 1, you get the graph as a straight line which is going upwards. So guys, first graph में आप देख सकते हो that rate of the chemical reaction increases with increase in concentration. देखो यार, हमारे रेट लॉ का इक्वेशन बनता है रेट इज इक्वल टू k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x टू द पावर 1. इसका मतलब गाइस अगर आप x की वैल्यू इंक्रीज कर लो, दैट मीन्स इफ यू इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, then guys the rate of the chemical reaction will also increase. Now let's observe the second graph. Guys second graph में उन लोगों ने y axis में log of concentration of x को plot किया है and on the x axis you have time. So guys we know that the master equation for first order is k is equal to 2.303 upon t log of x0 upon x to the base 10. तो गैस अगर आप इस मास्टर इक्वेशन को रीअरेंज करोगे तो आपको ये रियलाइज होगा दैट एज टाइम इंक्रीजेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स विल डिक्रीज, बट गाइस दिस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स विल डिक्रीज इन अ लॉगरिथमिक मैनर. इसीलिए गाइस यहां वाई एक्सिस पे उन लोगों ने लॉग ऑफ एक्स को प्लॉट किया है. सो गाइस इन द सेकेंड ग्राफ वी हैव अगेन अंडरस्टूड द मास्टर इक्वेशन. मैं आपको फिर से बता देता हूं guys, for first order reaction the master equation is k is equal to 2.303 upon t log of x0 upon x to the base 10. तो guys अगर आप इस मास्टर इक्वेशन को रीअरेंज करोगे तो आपको रियलाइज होगा दैट एज टाइम इंक्रीजेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x विल डिक्रीज, बट दिस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x विल डिक्रीज इन अ लॉगरिथमिक मैनर. एंड इसीलिए गाइस यहां y एक्सिस पे हमने log of x को प्लॉट किया है and obviously guys on the x axis we have time. Now let's observe the third graph which is at the bottom left corner. Guys in this third graph we have plotted log of x0 upon x on the y axis and guys we have plotted time on the x axis. तो guys again इसमें हमें मास्टर इक्वेशन यूज करना है k is equal to 2.303 upon t log of x0 upon x to the base 10. तो गैस इस इक्वेशन में अगर आप टाइम को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ गए तो आपको ऐसा रियलाइज होगा दैट एज टाइम इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ log of x0 upon x will also increase, and therefore guys this third graph is a straight line which is going upwards. यार देखो इस पूरे स्लाइड में जो सेकेंड एंड थर्ड ग्राफ है दे आर वेरी मच सिमिलर. अगर आप इन ग्राफ को याद नहीं भी रखो तो चलेगा, लेकिन गाइस अगर आप इनको सिर्फ समझ लेते हो तो फिर आपका काफी फायदा होने वाला है, आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी काफी बढ़ जाएगा. सो गाइस मैं आपको ऐसा बोल सकता हूं कि अभी तक हमने ये देखा है दैट रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन विल इंक्रीज व्हेन द वैल्यू ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स इंक्रीजेस. ये हमने फर्स्ट ग्राफ में देखा. और गाइस सेकेंड ग्राफ में हमने ये देखा दैट एज टाइम इंक्रीजेस the value of logarithm of x will decrease. And finally guys third graph में हमने ये देखा है that as time increases the value of log of x0 upon x to the base 10 also increases. अब guys हम लोग फोर्थ ग्राफ को ऑब्जर्व करेंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. Guys if you try and remember the formula of half life for first order reaction, so guys the formula is half life is equal to 0.693 upon k.
इसका मतलब गाइस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ का जो फॉर्मूला है 0.693 अपॉन के, इसमें कोई भी टर्म कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स का नहीं है। गाइस हम ऐसा बोल सकते हैं दैट हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स। गाइस ये काफी बार क्वेश्चन में आता है एग्जाम में, वो लोग आपको ऐसा स्टेटमेंट दे देंगे दैट दिस केमिकल रिएक्शन का जो हाफ लाइफ है इट डज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स। तो गाइस इससे आपको ये समझना है कि ये लोग ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं। सो गाइस अगर आप फोर्थ ग्राफ को देखो, इट इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। फोर्थ ग्राफ में देयर इज हाफ लाइफ ऑन द वाई एक्सिस एंड गाइस देयर इज ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स x0 ऑन द एक्स एक्सिस। तो गाइस आप देख सकते हो कि यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है बिकॉज हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स। सो गाइस इन कंक्लूजन मैं आपको यह बोलना चाहूंगा दैट जीरो ऑर्डर रिएक्शन में मास्टर इक्वेशन इज x इज इक्वल टू x0 माइनस के टी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में मास्टर इक्वेशन इज k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ x0 अपॉन x टू द बेस 10। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ का फॉर्मूला इज x0 अपॉन 2k एंड गाइस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ का फॉर्मूला इज 0.693 अपॉन k। इस सब के अलावा गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है दैट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x। With this guys we have completed the explanation of all of these graphs. Now let's move ahead to the next slide. Yes students, in this slide I am going to give you the entire summary of second order reaction. Guys second order reaction में rate of the chemical reaction will be directly proportional to concentration of x to the power 2. देखो guys जीरो ऑर्डर रिएक्शन में concentration of x का पावर 0 था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में concentration of x का पावर 1 था एंड गाइस नाउ इन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन द पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x इज 2। गाइस इसको आप फर्स्ट लाइन में देख सकते हो, रेट इज इक्वल टू k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x टू द पावर 2। अब गाइस हमें ऑलरेडी पता है दैट रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन कैन ऑल्सो बी रिटन एज माइनस dx अपॉन dt। सो गाइस आपको इक्वेशन मिल चुका है माइनस dx अपॉन dt इज इक्वल टू k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ x टू द पावर 2। अब गाइस आप रीअरेंज करके इंटीग्रेशन करोगे तो आपको सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का मास्टर इक्वेशन मिल जाएगा जिसको आप नीचे देख सकते हो। सो गाइस वी नीड टू मेमोराइज दिस इक्वेशन। सो द मास्टर इक्वेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इज x0 माइनस x डिवाइडेड बाय x इंटू x0 इज इक्वल टू kt। देखो गाइस जीरो ऑर्डर के लिए मास्टर इक्वेशन है x इज इक्वल टू x0 माइनस kt। फर्स्ट ऑर्डर के लिए मास्टर इक्वेशन है k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t लॉग ऑफ x0 अपॉन x टू द बेस 10। एंड गाइस अभी सेकेंड ऑर्डर के लिए ये मास्टर इक्वेशन है x0 माइनस x डिवाइडेड बाय x इंटू x0 इज इक्वल टू kt। Apart from this guys, you can also look at the formula for half life for a second order reaction. Guys इसका प्रूफ अगेन बहुत सिंपल है। गाइस अगर आप मास्टर इक्वेशन में x की वैल्यू को x0 अपॉन 2 सब्सटीट्यूट कर दोगे तो आपको हाफ लाइफ की वैल्यू मिल जाती है। सो गाइस फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन द फॉर्मूला फॉर हाफ लाइफ इज इक्वल टू 1 अपॉन k इंटू x0। सो गाइस जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ का जो हमारा फॉर्मूला होता है इट इज x0 अपॉन 2k। गाइस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन k एंड गाइस सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ का फॉर्मूला है 1 अपॉन k इंटू x0। सो गाइस इसी के साथ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का पूरा समरी कंप्लीट होता है। नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस स्टूडेंट्स, in this slide we are going to look at the master formula to find the half life for a nth order reaction. Guys देखो हमने कुछ formulas already memorize कर लिए हैं। For zero order reaction half life का formula आता है x0 upon 2k।
फॉर फर्स्ट ऑर्डर हाफ लाइफ का फॉर्मूला आता है 0.693 अपॉन के, एंड गाइस फॉर सेकेंड ऑर्डर द फॉर्मूला फॉर हाफ लाइफ इज 1 अपॉन के इंटू x0. अब guys, for any nth order reaction, the formula for half life can be seen in this slide. Guys, ये formula है half life is equal to 1 upon k into n minus 1 into 2 raised to n minus 1 minus 1 divided by a raised to n minus 1. Guys, इस formula में obviously k is the rate constant. Guys, n is the order of the reaction, and guys a इज द ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. इसका मतलब गाइस इस फॉर्मूला में जो ए है वो हमारे x0 की तरह है. सो गाइस फॉर एनी nth ऑर्डर रिएक्शन द मास्टर फॉर्मूला फॉर हाफ लाइफ इज इक्वल टू 1 अपॉन k इंटू n माइनस 1 इंटू 2 रेज टू n माइनस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय a रेज टू n माइनस 1. गाइस प्लीज इसको ध्यान से समझना दैट इन दिस मास्टर फॉर्मूला k इज द रेट कांस्टेंट, n इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, एंड गाइस a इज द ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. इसका मतलब गाइस यहां पे जो a है वो हमारे x0 की तरह है. अब गाइस यहां पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो दैट हाफ लाइफ फॉर एनी ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a रेज टू n माइनस 1. गाइस एक काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है विच कैन बी यूज्ड इन सॉल्विंग मेनी क्वेश्चंस. सो गाइस इन समरी इस पूरे स्लाइड में बस हमने एक मास्टर फॉर्मूला सीखा है टू फाइंड द हाफ लाइफ फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन. गाइस दिस मास्टर फॉर्मूला इज हाफ लाइफ इज इक्वल टू 1 अपॉन k इंटू n माइनस 1 इंटू 2 रेज टू n माइनस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय a रेज टू n माइनस 1. गाइस ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है दैट हाफ लाइफ फॉर एनी ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a रेज टू n minus 1. With this guys we have completed this slide. Now let's move ahead to the next slide. Yes students, in this slide we are going to look at the definition of activation energy. Guys जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग के स्लाइड्स में समझाया था, for the reaction to move ahead the molecules or the reactants need to cross an energy barrier. Guys ये जो एनर्जी बैरियर है इसी को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी. तो गाइस हमारे जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनके पास ऑलरेडी एक एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है. अब गाइस हमें जो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए टू ओवरकम दिस एनर्जी बैरियर इसी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी. तो गाइस मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो हमारे रिएक्टेंट्स की है वो इनफ नहीं है फॉर द रिएक्शन टू टेक प्लेस. तो गाइस हमारे रिएक्टेंट्स की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है इसमें हमें एक्स्ट्रा एनर्जी ऐड करनी पड़ती है ताकि हमारा रिएक्शन आगे की तरफ बढ़े. गाइस ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है इसी को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी. अब गाइस अगर आप एवरेज काइनेटिक एनर्जी में ये एक्टिवेशन एनर्जी ऐड कर दोगे तो उससे जो फाइनल एनर्जी बनेगी उसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशहोल्ड एनर्जी. गाइस थ्रेशहोल्ड एनर्जी is the energy that is necessary for the collision between the two reactants to be effective. देखो गाइस रिएक्शन को आगे बढ़ने के लिए reactants collide with each other. गाइस when they collide with each other जो मिनिमम एनर्जी जरूरी है for this collision to be effective उसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशहोल्ड एनर्जी. गाइस मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं, हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास ऑलरेडी एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, बट गाइस ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी इनफ नहीं होती फॉर द रिएक्शन टू मूव अहेड. तो गाइस हमें इस एवरेज काइनेटिक एनर्जी में एक्टिवेशन एनर्जी ऐड करनी पड़ती है जिससे कि हमारा रिएक्शन आगे बढ़ जाए. अब गाइस जब आप एवरेज काइनेटिक एनर्जी में एक्टिवेशन एनर्जी ऐड करोगे तो इससे जो फाइनल एनर्जी बनेगी ऑफ आर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशहोल्ड एनर्जी. सो गाइस इजी लैंग्वेज में मैं आपको ऐसा बोल सकता हूं that average kinetic energy of the reactants plus activation energy is equal to threshold energy. तो guys जब तक आप activation energy provide नहीं करते हमारा जो reaction है वो आगे की तरफ नहीं बढ़ सकता. With this guys we have completed the explanation of activation energy. Now let's move ahead to the next slide. Yes students,
हम एक्टिवेशन एनर्जी को ग्राफिकली भी समझ सकते हैं. Guys, if you observe this graph, on the left hand side we have reactants and on the right hand side we have products. तो guys आप नोटिस कर सकते हो हमारे रिएक्टेंट्स की ऑलरेडी एक एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है. Guys, this is marked with ER. Guys, आप लेफ्ट हैंड साइड में जो y एक्सिस है उस पे आप देख सकते हो अ वैल्यू एज ER. तो guys ये जो ER है दिस इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स. अब गाइस हमें इस एवरेज काइनेटिक एनर्जी में एक्टिवेशन एनर्जी ऐड करनी पड़ती है और गाइस इसके बाद हमारे जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट्स की तरफ आगे जाते हैं. सो गाइस जैसा मैंने आपको लास्ट स्लाइड में समझाया था हमारे रिएक्टेंट्स के पास ऑलरेडी एक एवरेज काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल है. इसको यहां पे मार्क किया गया है एस ER ऑन द y एक्सिस. अब गाइस आप इस ER में यानी कि इस एवरेज काइनेटिक एनर्जी में जब एक्टिवेशन एनर्जी ऐड करोगे तो गाइस इससे हमारा जो रिएक्शन है वो आगे की तरफ बढ़ता है. सो गाइस व्हेन यू ऐड एक्टिवेशन एनर्जी टू ER तो इससे हमारे मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी बन जाती है उसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी. एंड गाइस इसको भी आप लेफ्ट हैंड साइड में y एक्सिस पे टॉप पे देख सकते हो. सो गाइस इन कंक्लूजन फॉर एनी रिएक्शन टू मूव अहेड आपको रिएक्टेंट्स में एक एक्टिवेशन एनर्जी ऐड करनी पड़ती है एंड उसी के बाद हमारा रिएक्शन आगे बढ़ता है. सो गाइस हमारे रिएक्टेंट्स की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है जब आप उसमें एक्टिवेशन एनर्जी ऐड करते हो तो गाइस इससे बनती है थ्रेशोल्ड एनर्जी. सो विद दिस गाइस वी हैव वंस अगेन अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी. नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड. यस स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने स्टार्टिंग के स्लाइड्स में देखा था ऑन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इंक्रीजेस. गाइस इसका रीजन आप बहुत इजीली समझ सकते हो थ्रू दिस स्लाइड. गाइस इस स्लाइड में उन लोगों ने हमें बताया है दैट व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बाय 10 डिग्री सेल्सियस देन द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग विद एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी नियरली डबल्स. गाइस ये बस एक थंब रूल है. हम ऐसा बोल सकते हैं दैट ऑन 10 डिग्रीज इंक्रीज इन टेम्परेचर हमारा रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विल नियरली डबल. इसका मतलब गाइस आपके रिएक्शन का जो रेट है वो डबल हो जाएगा ऑन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर बाय 10 डिग्रीज. ये बस एक थंब रूल है. गाइस इसका लॉजिक ये है दैट व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस द नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स colliding with energy greater than activation energy increases by a factor of 2. मतलब guys number of colliding reactants जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है this becomes almost 2 times. and guys इसीलिए the rate of the chemical reaction doubles on increase of temperature by 10 degrees. अगेन guys मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि ये बस एक थंब रूल है बट हमें यहां पे कंसेप्ट समझना है. सो गाइस अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो बाय 10 डिग्री सेल्सियस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग और कोलाइडिंग विद एनर्जी ग्रेटर देन EA ऑलमोस्ट बिकम्स ट्वाइस. एंड देयरफॉर गाइस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑल्सो डबल्स ऑन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर बाय 10 degrees. With this guys we have understood this slide completely. Now let's move ahead to the next slide. Yes students, जो हमने लास्ट स्लाइड में सीखा है उसको आप ग्राफिकली भी समझ सकते हो. गाइस आप यहां ग्राफ में देख सकते हो दैट व्हेन यू मेक द टेम्परेचर T+10 डिग्री सेल्सियस आपका जो ग्राफ है वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है. तो गाइस इसका मतलब ये है दैट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग हायर एनर्जी इंक्रीजेस. गाइस आप यहां पे देख सकते हो ग्राफ में दैट व्हेन यू मेक द टेम्परेचर T+10 तो आपका जो ग्राफ है वो राइट साइड में शिफ्ट हो गया एंड इसका मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग हायर एनर्जी हैज इंक्रीज्ड. तो गाइस जैसे ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग हायर एनर्जी इंक्रीजेस तो वो लोग एक्टिवेशन एनर्जी को ओवरकम कर पाएंगे या फिर वो एनर्जी बैरियर को ओवरकम कर पाएंगे. एंड गाइस दिस इज द रीजन व्हाई द रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट डबल्स ऑन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस. गाइस आप यहां राइट हैंड साइड में देख सकते हो कि हमने शेडेड रीजन में दिखाया है दैट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग दिस हाई एनर्जी
is almost double when you increase the temperature by 10 degrees Celsius. इसी के साथ गाइस हमने इस स्लाइड को अच्छे से समझ लिया है. नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड. यस स्टूडेंट्स, हमने जो लास्ट के 2 स्लाइड्स में सीखा है उसको हम लोग मैथमेटिकली भी समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अर्हेनियस इक्वेशन. तो गाइस अर्हेनियस इक्वेशन हमें टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट बताता है. So guys, the formula can be seen in the box. The formula for the rate constant K is equal to A into e raised to minus EA upon RT. Guys, इसमें जो A है उसको हम लोग बोलते हैं अर्हेनियस फैक्टर और फ्रीक्वेंसी फैक्टर. Guys, EA is known as activation energy and R is gas constant and T is temperature. So guys, मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं कि हमने जो लास्ट के 2 स्लाइड्स में सीखा था दैट इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 10 डिग्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन ऑलमोस्ट डबल्स. गाइस वो बस एक थंब रूल है. द रियल मैथमेटिकल रिलेशन कैन बी सीन इन दिस स्लाइड. तो गाइस जो एक्चुअल मैथमेटिकल रिलेशन है उसको आप अर्हेनियस इक्वेशन में देख सकते हो. सो द फॉर्मूला फॉर द रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू ए इंटू ई रेज टू माइनस ई ए अपॉन आर टी. गाइस इसमें A होता है अर्हेनियस फैक्टर, EA इज एक्टिवेशन एनर्जी एंड गाइस R इज गैस कांस्टेंट एंड T इज टेम्परेचर. With this guys we have understood the mathematical relation of the rate constant with temperature. Now let's move ahead to the next slide. Yes students, in this slide we are going to look at a different version of Arrhenius equation. Guys हमने last slide में देखा है that Arrhenius equation is K is equal to A into e raised to minus EA upon RT. So guys, if you change the temperature from T1 to T2, then the rate constant will change from K1 to K2. So guys, आपको 2 इक्वेशन मिल जाएंगे of K1 and K2. Now guys, if you divide these 2 equations and after that if you take logarithm, तो आपको एक मास्टर इक्वेशन मिलेगा जिसको आप यहां पे नीचे देख सकते हो. So guys, we have to memorize this master equation. The equation is log of K2 upon K1 to the base 10 is equal to EA upon 2.303 R and inside the bracket 1 upon T1 minus 1 upon T2. Guys, काफी ज्यादा questions इस formula पे आते हैं. Let us do this formula one more time. So guys, the master equation for the temperature dependence of rate constant on temperature is this equation. Log of K2 upon K1 to the base 10 is equal to EA upon 2.303 R and inside the bracket 1 upon T1 minus 1 upon T2. तो guys अगर आप टेम्परेचर को चेंज कर दो from T1 to T2 then your rate constant will change from K1 to K2. और guys रेट कांस्टेंट कितने फैक्टर से बढ़ गया है उसके लिए ये मास्टर इक्वेशन है. Log of K2 upon K1 to the base 10 is equal to EA upon 2.303 R and inside the bracket 1 upon T1 minus 1 upon T2. Guys, this is just a different version of Arrhenius equation. Now let's move ahead to the next slide. Yes students, in this slide we are going to look at the effect of a catalyst on the rate of a reaction. Guys, ये slide मैंने आपको already पहले explain कर दिया है. Guys, catalyst does not undergo any permanent chemical change. Guys, catalyst does not take part in the chemical reaction. It only reduces the activation energy. So guys, क्योंकि आपका activation energy कम हो जाएगा in the presence of a catalyst, your rate of reaction will increase. So guys, catalyst increases the rate of reaction by reducing the activation energy, or we can say by reducing the energy barrier. तो गैस क्योंकि कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करता है तो आपका रिएक्शन ज्यादा फास्ट रेट पे आगे बढ़ता है. गाइस आपको ये पॉइंट अच्छे से ध्यान में रखना है दैट कैटलिस्ट डज नॉट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन. देयर इज नो परमानेंट चेंज इन द कैटलिस्ट. गाइस कैटलिस्ट बस आपके एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है एंड देयरफॉर द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस. नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड. Yes students, in this slide we can again understand the role of a catalyst in a chemical reaction. Guys आप यहाँ ग्राफ में देख सकते हो
दैट व्हेन यू यूज अ कैटलिस्ट आपका जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाता है. गाइस, आप ग्राफ में टू डिफरेंट पाथ्स देख सकते हो. द पाथ विच इज गोइंग फ्रॉम अबव इज द नॉर्मल पाथ ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. एंड गाइस, जो पाथ नीचे से जा रहा है दैट इज द कैटलाइज्ड केमिकल रिएक्शन. तो गाइस, कैटलिस्ट के ऐड करने पे आपका जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाता है एंड दिस कैन बी ऑब्जर्व वेरी इजीली थ्रू दिस ग्राफ. तो गाइस, कैटलाइज्ड केमिकल रिएक्शन में आपका जो एक्टिवेशन एनर्जी का मैक्सिमम पॉइंट है वो कम हो जाता है एंड देयरफॉर द रिएक्शन बिकम्स फास्टर. सो गाइस, दिस जस्ट कंफर्म्स व्हाट वी हैव लर्नड इन द लास्ट स्लाइड. हमने लास्ट स्लाइड में देखा है that catalyst reduces the activation energy and hence it increases the rate of a reaction. Now let's move ahead to the next slide. Yes students, now we have reached the last part of this chapter which is the collision theory of chemical reactions. So guys, according to collision theory of chemical reactions, the reactant molecules will collide with each other and if this collision is effective then the reaction takes place. तो guys, इसके लिए two important points necessary हैं. The first point is that there should be proper orientation of the colliding reactant molecules. And guys, the second point is that both of these colliding molecules should possess more energy than the threshold energy. तो guys देखो, अगर आपके दो molecules का collision हो रहा है, but if the collision is not effective, then in that case the chemical reaction will not take place. So guys, for the collision to be effective, there are two important points. The first point is there should be proper orientation of the colliding molecules. मतलब guys, collision बहुत अच्छे से होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि two reactant molecules just passed each other and while passing they were just touching each other. इससे chemical reaction नहीं हो पाएगा. So guys, for chemical reaction to take place, there should be proper orientation of the colliding reactant molecules. And guys, second point जो important है वो ये है that these colliding molecules should also possess enough energy. इसका मतलब उनकी जो energy है, it should be more than the threshold energy. So guys, in summary, according to collision theory of chemical reactions, for a chemical reaction to take place, the reactant molecules should have an effective collision. Guys, effective collision का मतलब यह है कि reactant molecules का orientation बराबर होना चाहिए and guys, reactant molecules के पास जो energy होगी it should be more than the threshold energy. So guys, with this we have understood the introduction of the collision theory. Now let's move ahead to the next slide. Yes students, in this slide, we are going to learn about collision frequency. Guys, collision frequency से हमें यह समझ में आएगा कि कितने collisions हो रहे हैं per second per unit volume. Guys, जितना collision frequency ज़्यादा होगा उतना chemical reaction के होने का chance ज़्यादा हो जाएगा. So guys, collision frequency is defined as total number of collisions which occur between the reactants per second per unit volume. तो गाइस, जितने भी टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स हो रहे हैं डिवाइडेड बाय टाइम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी. गाइस, इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है. सो द फॉर्मूला फॉर कोलिजन फ्रीक्वेंसी Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 पाई V बार सिग्मा स्क्वायर N स्क्वायर. गाइस, V बार इज द एवरेज वेलोसिटी, सिग्मा इज द मॉलिक्यूलर डायमीटर इन सेंटीमीटर एंड गाइस N इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर क्यूब. सो गाइस, मैं आपको फिर से एक बार समझाना चाहूंगा. कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम. इसका मतलब गाइस, अगर आप नंबर ऑफ कोलिजन्स को टाइम से डिवाइड कर दो एंड आप उसको वॉल्यूम से भी डिवाइड कर दो तो आपको इससे कोलिजन फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी. गाइस, इसके लिए सिंपल फॉर्मूला है Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 पाई V बार सिग्मा स्क्वायर N स्क्वायर. Guys, V bar is the average velocity, sigma is the molecular diameter in centimeter and guys N is number of molecules per centimeter cube. So guys, इसी के साथ हमने collision frequency काफी अच्छे से समझ लिया है. Now let's go ahead to the next slide.
Yes, people. In this slide, we will understand the rate of a reaction according to collision theory. गाइस इस स्लाइड में आपको फिर से अरहेनियस इक्वेशन दिखाई देगा. गाइस ये अलग थ्योरी है, दिस इज कोलिजन थ्योरी, पर इसका भी जो इक्वेशन आता है इट इज वेरी मच सिमिलर टू द अरहेनियस इक्वेशन. So guys, according to collision theory, rate of a chemical reaction is equal to F into Z. Guys, Z is the collision frequency जिसको हमने लास्ट स्लाइड में देखा है, and guys F is fraction of effective collisions. Guys, fraction of effective collisions is also written as delta n upon capital N, and guys उसका फॉर्मूला है e raised to minus EA upon RT. तो गाइस अगर आप F और Z को मल्टीप्लाई करोगे, दैट मीन्स इफ यू मल्टीप्लाई कोलिजन फ्रीक्वेंसी विद द फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स, दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ K विच इज द रेट कांस्टेंट. तो गाइस नीचे आप फॉर्मूला देख सकते हो दैट द रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू Z इंटू ई रेज टू माइनस EA अपॉन RT. अब देखो गाइस, दिस इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द अरहेनियस इक्वेशन. Arrhenius equation was K is equal to capital A into e raised to minus EA upon RT. तो गैस यहां पे A के जगह पे Z आ चुका है which is the collision frequency and the part of e raised to minus EA upon RT is same. तो गैस आपको इस स्लाइड में बस इतना ध्यान में रखना है that according to collision theory the rate constant K is equal to Z into e raised to minus EA upon RT. And guys ये जो फॉर्मूला है it is very much similar to the Arrhenius equation. तो guys Arrhenius constant जो A होता है उसके जगह पे यहां पे Z आ चुका है which is the collision frequency. तो हम ऐसा बोल सकते हैं that Arrhenius constant is like the collision frequency. And guys जो e raised to minus EA upon RT है वो दोनों इक्वेशन में सेम है और इसका फिजिकल मीनिंग है फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स. सो गाइस अगर आप कोलिजन फ्रीक्वेंसी को फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन मिल जाएगा. नाउ लेट्स मूव अहेड टू द फाइनल स्लाइड. यस पीपल, in the last slide we have seen that the rate constant K is equal to Z into e raised to minus EA upon RT. अब guys ये जो वैल्यू है Z into e raised to minus EA upon RT, अगर आप इसको P से मल्टीप्लाई करते हो where P is the steric factor, then this gives you the rate of the chemical reaction. तो guys देखो K का जो फॉर्मूला है वो तो हमने अरहेनियस इक्वेशन में भी देखा था. According to Arrhenius equation, K is equal to capital A into e raised to minus EA upon RT. Similarly guys, according to collision theory, K का फॉर्मूला बनता है Z into e raised to minus EA upon RT. अब guys ये जो वैल्यू है Z into e raised to minus EA upon RT, अगर आप इसको P से मल्टीप्लाई करोगे तो इससे आपको रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन मिल जाएगा. Guys, P is known as a steric factor. वो हमें कहीं ना कहीं ये बताता है कि कितना क्राउडिंग है इन योर गिवन रिएक्शन एटमॉस्फेयर और इन योर गिवन एक्सपेरिमेंट. सो गाइस इन कंक्लूजन हम ऐसा बोल सकते हैं दैट Z into e raised to minus EA upon RT gives you the rate constant K. और गाइस जब आप इस वैल्यू को P से मल्टीप्लाई करोगे विच इज द स्टेरिक फैक्टर, दिस विल गिव यू द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन. So guys, with this we have completed this entire chapter. हमने इस चैप्टर में सब कुछ कवर कर लिया है फ्रॉम ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन टू डिफरेंट टाइप ऑर्डर रिएक्शंस, दैट इज जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, एंड एट द एंड गाइस वी हैव ऑल्सो सीन द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ K. Guys, I hope you enjoyed this lecture and you had a lot of fun. Allow me to take your leave. I will see you in the next lecture.